तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं। देखिए, कई बार आपके सामने प्रोग्राम में कुछ इस तरह से सिचुएशन आ सकती है कि आप किसी पीस ऑफ कोड को, कुछ कोड के पार्ट्स को आप तभी एग्जीक्यूट कराना चाहोगे जब कोई कंडीशन ट्रू हो, है ना। कंडीशन के ट्रू होने से मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप इसको समझिए, आप एटीएम मशीन में जब जाते हो एटीएम को यूज करने, तो आप वहाँ पर क्या करते हो? आप वहाँ पर जैसे ही अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, उसके बाद आपको वो पिन इंटर करने के लिए बोलता है। जब आप पिन इंटर करते हो और अगर आपका पिन सही है तब आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अगर आपने पिन को गलत इंटर कर दिया तब आपको कुछ और मैसेज मिलता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन आप ले पा रहे हो कि अगर पिन सही है तो ये काम करना है और अगर पिन गलत है तो ये काम करना है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए होती हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल होते हैं, तो हमारे पास ये 4 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ इल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ इल्स लैडर स्टेटमेंट और फोर्थ नंबर है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो इन चारों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट का जो यहाँ पर सिंटेक्स होता है ये हमने लिखा है, ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। आपको ये इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना है, पैरेंथेसिस लगाना है और उसके अंदर यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखनी है और फिर इस इफ़ की करली ब्रेसेस से इसकी बॉडी बना देनी है और उसके अंदर यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। तो जब भी आपने जो कंडीशन यहाँ पर लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो कोड आपने यहाँ पर लिखा होगा इस इफ़ की बॉडी में, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर जो आपने यहाँ पर कंडीशन लिखी है ये कंडीशन गलत हो जाती है तो ये वाला कोड जो आपने यहाँ पर लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे जब अगर हम लोग एटीएम मशीन की बात कर रहे थे, तो जो भी हम लोग पिन इंटर करते हैं तो वो पिन को यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या उस अकाउंट से रिलेटेड जो पिन इंटर की गई है वो पिन सही है या नहीं, और अगर वो पिन सही है, करेक्ट है, तब आपको ये वाला काम कर देना है ना। और अगर पिन गलत है तो ये वाला जो काम यानी कि जो आपने कोड लिखा है उस कोड को एग्जीक्यूट ना करो, है ना। उसी तरह से हम दूसरा वाला समझते हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट। इफ़ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी, तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर इस इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स देखिए हमने कैसे लिखा है। हमने इफ़ कीवर्ड को यूज किया, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा करके कंडीशन लिखी और इफ़ की बॉडी हमने बना दी, उसके बाद इल्स लिखा है और फिर उसकी इल्स की भी बॉडी हमने बना की, उसके अंदर यहाँ पर कोड लिख दिया। जब आप ये इफ़ इल्स यूज करेंगे तो इफ़ इल्स ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो इफ़ के बाद आप ऐसा इफ़ लिखें, उसके बाद कुछ कोड लिखें और उसके बाद इल्स लिखें, ऐसा आप नहीं कर सकते। इफ़ के तुरंत बाद इल्स आना चाहिए, नहीं तो आपको एरर मिल जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करो, और अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला। एक टाइम पर एक ही वाला पार्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़ की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा या तो इल्स की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा। दोनों का कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। समझ में बात आपको आई? तो इस तरह से हम लोग इफ़ इल्स का ये सिंटेक्स होता है। उसी तरह से हमारे पास है एक है इफ़ इल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट, या इसको हम इफ़ इल्स लैडर बोल देते हैं इस तरह से। उसका अगर मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हमने सिंटेक्स लिखा है, हमने वही सब कुछ लिखा है। यहाँ पर कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा इल्स इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन यहाँ पर लिखी ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली भी कंडीशन फॉल्स है तो जो हमने ये दूसरे वाले इल्स इफ़ के अंदर कंडीशन लिखी है इसको चेक किया जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो इल्स इफ़ है, इतना पार्ट
आप इसको बार बार कितनी भी कंडीशन लगा करके लिख सकते हो। समझ बात आ रहा है। जो ये यहाँ पर हमने लास्ट में इल्स लगाया है, इसके मिडिल में यहाँ पर आप कई सारे इल्स इफ अपना यूज कर सकते हो, कई सारे इल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लगा सकते हो और उन हर एक स्टेट में आप अपनी कंडीशन को लिख सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक टाइम पर जो कंडीशन ट्रू होगी उसी के ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अदर ब्लॉक्स जो यहाँ पर बने हैं इल्स इफ वाले वो सब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और जो आपने यहाँ पर कंडीशन लिखी, अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये इल्स वाला कोड लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ बात आई। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें इस बात को आपको समझना है कि एक टाइम पर एक ही ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो या इल्स इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो या किसी अदर इल्स इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो, एक ही ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर इन सारों में से लिखी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ट्रू नहीं होती है तो फिर लास्ट में इल्स वाले ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इफ इल्स लैडर स्टेटमेंट। ओके, आपके पास ऐसा हो सकता है ना कि कई सारी कंडीशन को चेक करना हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो। ऐसे बताइए आप अगर एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड बताना है, तो मान लीजिए पहली कंडीशन अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट करो, अगर मार्क्स 80 और 90 के बीच में है तो ग्रेड बी प्रिंट करो, अगर मार्क्स 70 से 80 के बीच में है तो ग्रेड सी प्रिंट करो। इस तरह से आप कई सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इफ इल्स लैडर बोलते हैं। फोर्थ टाइप का जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ इल्स। नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ इल्स जो बोलना है बोलिए। इसमें क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक आ जाना या एक इफ के अंदर दूसरा इफ इल्स आ जाना। तो जब एक के अंदर एक आप बना दोगे तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टिंग कर दिया हमने कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया, है ना, इसे हम बोलते हैं नेस्टिंग करना। तो जैसे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ, तो इसके बीच में जो कुछ भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये किसी के कंडीशन के अंदर नहीं है, लेकिन ये वाला कोड तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, है ना। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स बनाते हैं, और जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तभी हमको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन को समझते हैं, इसका हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लेता हूँ, अपनी उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर Notepad++ में, और हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इतने पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देखिए, लेट्स से मैं यहाँ पर एक सिंपल इंट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, और हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और हम कह रहे हैं इंटर अ नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पर मैसेज दिया इंटर अ नंबर। मान लीजिए हमें किसी नंबर को चेक करना है वो ऑड है कि इवन है, और जब वो नंबर इंटर करेगा तो हम उस नंबर को ए में sc.next int फंक्शन का यूज करके उसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टोर कर लिया, और फिर हम अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जो नंबर ए में आई उसको हम चेक करते हैं वो ऑड है कि इवन है। तो जैसे हमने लिखा इवन नंबर क्या होती हैं, ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो हम लोगों ने मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में सीखा था, है ना। तो हम लिखेंगे a मॉड्यूलर 2 अगर ये 0 के बराबर है ना, है कि नहीं। अगर a मॉड्यूलर 2, मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो अगर हम किसी नंबर को 2 से मॉड्यूलर कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो नंबर एक इवन नंबर है। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, और यहाँ पर हमें क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, और क्या मैसेज मैं दे देता हूँ, इवन नंबर। इस तरह से हमने मैसेज दे दिया इवन नंबर। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक इफ़ और लगा देता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, इफ़ ए मॉड्यूलर 2
नॉट इक्वल टू जीरो, आपने नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है ना, हमने लिखा नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब वो नंबर क्या है, आड नंबर है ना। तो इवन की जगह पर हम लोग लिख देंगे आड नंबर। और ध्यान रखिए आप अपने प्रोग्राम में कई सारे इफ स्टेटमेंट, कई सारे इफ इल्स, कई सारे इफ इल्स लैडर, कई सारे नेस्टेड इफ, जितनी बार आप चाहो अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर 2 बार यूज़ किया है ना। अगर कोई नंबर इवन है, अगर उसको हम 2 से मॉड्यूलर करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नंबर क्या है, आड है। अब हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है, हम सिंपली अपना यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं, और CMD ओपन करने के बाद सिंपली हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा लिख करके हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर जब हम लोग कंपाइल कर देंगे, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो हम उसको रन कर देंगे। ओके, अब थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है। हाँ, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, और रन करने के लिए हम लोग सिंपली जावा लिखेंगे। क्लास का नाम तो कह रहा है इंटर अ नंबर, लेट से मैं 10 इंटर करता हूँ, तो देखिए कह रहा है इवन नंबर, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इवन नंबर। फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, इस बार मैं 5 इंटर कर देता हूँ तो बताएगा आड नंबर। तो इस तरह से हमने यूज़ कर लिया है क्या, अपने इफ़ स्टेटमेंट को, है ना। अब हम इफ़ इल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ़ इल्स स्टेटमेंट क्या होता था, यहाँ पर देखिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला। तो इसी को हम लोग कोड को मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो आड नंबर होगी, तो हम दूसरी वाली यहाँ पर इफ़ कंडीशन लिखने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एक बार और पेस्ट कर लेते हैं, और इस ऊपर वाले को हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, कमेंट में कर देते हैं। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कमेंट में नहीं करता हूँ, उसी चीज़ को रखता हूँ। तो दूसरी वाली कंडीशन लिखना वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो आड नंबर होगी। तो एक और इफ़ लगाने से अच्छा है कि हम यहाँ पर इल्स लिख दें, है ना। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तब तो हमारा इवन नंबर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा आड ही नंबर होगा। तो डायरेक्ट हमने उसको क्या किया, इल्स में लिख दिया है इस तरह से, है ना। अब फिर से अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन कर लूँ, हमने CMD क्लोज कर दिया, मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा करके हम अपने फाइल को कंपाइल कर देते हैं, और कंपाइल करने के बाद सिंपली हम लोग उसको क्या करेंगे, रन कर देंगे। कह रहा है इंटर अ नंबर, लेट से मैं 4 इंटर करता हूँ तो देखिए बता रहा है इवन नंबर। मैं यहाँ पर 3 इंटर करता हूँ, कह रहा है आड नंबर। मैं यहाँ पर फिर से एक बार 100 इंटर करता हूँ तो कहेगा इवन नंबर। फिर से मैं रन कर देता हूँ, और अगर मैं 101 इंटर करूँगा तो बताएगा आड नंबर। तो इस तरह से हमने आड इवन प्रोग्राम बना लिया है ना। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो हमारा ये लैडर वाला था, इसमें हम कई सारी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग इफ़ लिखेंगे, फिर इल्स इफ लिखेंगे, और यहाँ पर कंडीशन ट्रू दूसरी लिखेंगे, है ना। एक बार हम इसको और कॉपी कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, है ना। और लास्ट में जब हम सारी कंडीशन को चेक कर सकेंगे तो इल्स लिख देंगे, है ना, इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर, लेट से इंटर यो मार्क्स। मैं इस बार स्टूडेंट का मार्क्स इंटर करता हूँ तो ए में मार्क्स आ जाएगा, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अगर जो ए में वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 है। अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूँगा, ग्रेड ए प्रिंट कर देता हूँ, है ना। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 80 है एंड लेस देन इक्वल टू 90 है तो मैं यहाँ से क्या प्रिंट कर दूंगा, ग्रेड बी को प्रिंट कर दूंगा। ग्रेड बी को प्रिंट कर दो, है ना। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 70 है एंड, अब ये हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू 80 है, तो हम लोग यहाँ से लेट से ग्रेड सी को प्रिंट कर देते हैं। हम लोग यहाँ से सी को प्रिंट कर देंगे, है ना। और अगर मान लीजिए 60 से ऊपर है एंड ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 70 है तो यहाँ से हम लोग ग्रेड डी को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से हमने डी को प्रिंट कर दिया। और अगर डी के नीचे है, मतलब कि नंबर उसका 60 के नीचे है, तो लेट से मैं यहाँ पर सब केस में फेल प्रिंट कर देता हूँ, फेल लेस देन डी। हमने लिख दिया फेल हो आपका ग्रेड डी से भी कम है। ओके, अब आप यहाँ पर मैसेज कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो
यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, इफिल्स लैडर का यूज़ किया है। ओके, चलिए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं क्योंकि हमने चेंज किया था प्रोग्राम को, उसके बाद रन कर देते हैं। तो कह रहा है इंटर योर मार्क्स, मैं 92 इंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रेड ए कह रहा है। फिर से मैं मान लीजिए 80 और 90 के बीच में इंटर करता हूँ 85, तो ग्रेड बी प्रिंट आएगा, है ना। फिर मान लीजिए मैं अगर 76, तो ग्रेड सी। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर मैं 76 इंटर करता हूँ तो कह रहा है ग्रेड सी, है ना। और फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार मैं लेट से 65 इंटर करता हूँ तो कहेगा ग्रेड डी। और फिर से प्रोग्राम इंटर करके अगर मैं 60 से कम इंटर करूँ 55, तो कहेगा फेल लेस देन डी। तो आप यहाँ पर सीख क्या पा रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चल जाएगा। समझ में बात आपको आ रही है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये वाले ना एग्जीक्यूट नहीं होते, इनफैक्ट चेक भी नहीं किए जाते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से हमारे पास ए की वैल्यू क्या है जो भी यूज़र इंटर करेगा, है ना। मान लीजिए ए ने इंटर किया है 92, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए, मैं लिखता हूँ प्लस प्लस ए इक्वल टू लेट्स से 92 एंड हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तीनों ट्रू हैं, तब ये वाला प्रिंट करो। अब मैं मान लीजिए मैं अब प्रोग्राम को रन करके 92 इंटर करता हूँ। अगर मैं 92 इंटर करूँगा और तो हमारा अगर 92 इंटर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला हमारा ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, है ना। और अगर ये वाली भी कंडीशन चेक किया जाएगा, इस पार्ट को इवेलुएट किया जाएगा, तो हमारे ए की वैल्यू 92 से बढ़ के 93 हो जानी चाहिए, है ना। और मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में ए की मैं ना वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिंपली ए को यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ, जो भी मार्क्स स्टूडेंट इंटर करेगा, है ना। मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करता हूँ और कंपाइल के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ से 92 इंटर करता हूँ। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, ग्रेड ए एंड 92 प्रिंट हो रहा है। तो ग्रेड ए क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू 90 से ज़्यादा है 92, तो ये प्रिंट हो गया। और फिर ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 92। इसका मतलब जो ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चल रहा है, तो ये वाला ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है 92। अब ये ए की वैल्यू 92 प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाली कंडीशंस जो यहाँ पर लिखी हैं इनका कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं होता है। अगर इवैल्यूएशन होता तो प्लस प्लस ए के चलने की वजह से ए की वैल्यू 92 से इंक्रीमेंट होके 93 हो जाती। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो कंडीशन ट्रू उसका कोड एग्जीक्यूट करो, बाकी इन सबको छोड़ दो, ऐसे काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए ये भी समझ में आपको आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इफिल्स लैडर को देखते हैं। जैसे मैं इंटर योर, लेट से मैं यहाँ पर ना एज इंटर करता हूँ, इंटर योर एज, तो स्टूडेंट अपनी एज को इंटर करेगा। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, एज की वैल्यू क्या है 18 से बड़ी हो। और फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बनाता हूँ W नाम से, और उसके बाद मैं एक एज के बाद जब एज इंटर करेगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक और मैसेज देता हूँ, इंटर वेट की स्पेलिंग। अब वेट की स्पेलिंग गलत हो तो उसको आप मत देखना, ओके। और मैं क्या करूँगा, जब वो अपना वेट इंटर करेगा तो मैं यहाँ से वेट को W में पढ़ लूँगा, है ना। और फिर से मैं इसके अंदर मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ W इज़ ग्रेटर देन लेट्स से इक्वल टू 50। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर एज 18 से ज़्यादा है और वेट 50 से ज़्यादा है तब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। वो मैसेज क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। इस तरह से हमने कुछ कंडीशन लिख दी है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन हो वो ब्लड को डोनेट कब कर पाएगा, जब उसकी एज 18 से ज़्यादा हो और वेट 50 से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये नेस्टेड इफ़ का, ओके। फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको पहले कंपाइल करूँगा क्योंकि हमने चेंज किया था प्रोग्राम को, और यहाँ पर एज कह रहा है, एज को हमने ए में रीड किया था तो यहाँ पर हम लोग एज नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ओके।
और फिर से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हम लोग प्रोग्राम को रन कर दें। तो कह रहा है इंटर योर एज, मैं 19 इंटर करता हूँ। फिर कह रहा है इंटर योर वेट, मैं 56 इंटर कर देता हूँ। तो कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। फिर से अगर मैं इंटर कर देता हूँ, लेट से मैं एज इंटर करता हूँ 19, लेकिन वेट मैं 45 इंटर करता हूँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक इल्स लगाइए, और इल्स लगाने के बाद यहाँ पर एक आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगाइए और सिंपली मैसेज दे दीजिए क्या, नॉट एलिजिबल का मैसेज दे दीजिए। तो अगर एज 18 से तो ज़्यादा है लेकिन वेट अगर 50 से कम है तो भी ये प्रिंट कर देगा। और अगर एज ही 18 से कम है, अगर एज ही 18 से कम है तो उसका अल्टरनेटिव आप यहाँ पर लगाइए, है ना। और यहाँ पर भी आप एक मैसेज दे दीजिए क्या, यही वाला मैसेज, नॉट एलिजिबल। और सिर्फ नॉट एलिजिबल ना लिखिए, नॉट एलिजिबल लिखिए और लिखो यू आर अंडर एज, आपकी एज कम है। और यहाँ पर लिखो नॉट एलिजिबल एंड लिखो यू आर अंडर वेट। रीज़न भी आप बता सकते हो, है ना। कितना अच्छा ये है। अगर एज ही कम है तो ये वाला इल्स चलेगा, कहेगा आप अंडर एज हो। और अगर वेट कम है तो ये वाला इल्स चलेगा, तो कहेगा आप अंडर वेट हो, आपका वेट ही नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो हम लोग कोड को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, और इसी तरह से हम लोग दिमाग लगाते हैं और प्रोग्राम को बहुत ही रोबस्ट तरीके से लिखते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूँ एक बार, और कंपाइल के बाद मैं सिंपली रन करता हूँ। मैं इंटर एज करता हूँ 17। देखिए कह रहा है यू आर अंडर एज, आपकी एज नहीं है उतनी। फिर मान लीजिए मैं 19 इंटर कर देता हूँ और मैं वेट अपना 45, तो कहेगा यू आर अंडर वेट, है ना। और अगर सब कुछ सही होगा 19 मान लीजिए 67, तब कहेगा यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हुई। कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है ना, कि हाँ यार अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये करो, उस हिसाब से फिर हम लोग ये इफ एल्स का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सबका हमने सिंटेक्स बता दिया, प्रोग्राम करके दिखा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।